Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters of such companies. And thereby, we come to know about the company's business model, their growth journey, their future plans. And friends, today we have got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Divine Power Energy Limited, and we have the privilege and pleasure of having the top management team. We have Mr. Rajesh Giri, who's the promoter and managing director of the company. राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको समय नमस्कार जी। दिया। और नमस्कार। also have Anuj Talwar, who is the GM of the company. Anuj जी आपको भी धन्यवाद. Thank you for being part of this interview. Yeah. So Thank you very much yeah. for inviting us. तो राजेश जी पहला सवाल जो आपको मेरी तरफ से है वो है ये कि सर हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझाइए। हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेसिकली सर अगर आप अपनी बिजनेस जर्नी के बारे में कुछ बताएं, आपने ये बिजनेस कैसे शुरू किया। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट जनरेशन वाला एफर्ट है आपकी तरफ से। तो सर आपने कैसे बिल्कुल शुरुआत जी। की, इसके बारे में सर थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। बस सर मैं बताता हूँ जी। हमने 1994 में बिजनेस स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में, मैं और मेरे बहनोई ने। उसके बाद हमने 2001 में कंपनी बनाई और उस कंपनी को हमने, मेरी मिसेज ने और मेरी बहन ने रन किया। उसके बाद इसमें हम डायरेक्टर बन के आ गए और 2001 से हमारी ये कंपनी है। पहले इस कंपनी का नाम PDRV एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड था, जो हमने चेंज करके डिवाइन पावर एनर्जी लिमिटेड किया है। और शुरू से हमारी जो कंपनी है वो रेगुलर 2001 से लेके अब तक ग्रोइंग उसमें ही है। हमारी सेल्स हमेशा बेटर रही हैं, हर साल लगातार हमने ग्रो ही किया है और हमारी सेल्स हमेशा बढ़ती रही हैं। और दूसरी चीज आती है, हम क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो वाइंडिंग वायर्स बनाते हैं। उसमें हम वाइंडिंग वायर्स में कॉपर्स भी बनाते हैं, एल्यूमिनियम, दोनों तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट बेसिकली ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के लिए भी हैं, और उसके अलावा हम जो बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं 1 मेगावाट से लेके 10 मेगावाट तक के ट्रांसफार्मर्स के लिए हम वाइंडिंग वायर्स बनाते हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया। राजेश जी अभी बताइए, हमारा जो कस्टमर बेस है वो ज्यादातर प्राइवेट और सरकारी में इक्वली डिवाइडेड है या ज्यादातर सरकारी कंपनीज को ही हम सप्लाई करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा माल सप्लाई किया करते थे। धीरे धीरे हमने अपनी प्राइवेट में अच्छी वो पकड़ बनाई, हमारी क्वालिटी, और क्वालिटी के बाद हमारे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट हों, वाइंडिंग वायर को लेके हमने सारे उनको दिए हैं, जिससे कि हमारा प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रो हमने धीरे धीरे कर लिया। तो हम सरकारी में थोड़ा कम करते हैं क्योंकि हम फंड को लेट नहीं ले सकते। जो गवर्नमेंट में है वो फंड्स थोड़ा लेट आते हैं, और हाँ, प्राइवेट में हम इन टाइम सारे काम करते हैं, तो हमें टाइम से पेमेंट्स मिलती हैं। बिल्कुल, नहीं आई थिंक समझ गया। मोटा मोटी सर हमारे पास अगर मैं नंबर पूछूं तो कितना 100-150 कस्टमर होंगे। मुझे थोड़ा सा एक आइडिया चाहिए था कि कितने कस्टमर्स का आज तक सर्विस कर सर चुके वैसे हमारे पास लगभग 100 के आसपास ही कस्टमर होंगे, लेकिन जो हमारे मेजर पहले 10 कस्टमर्स हैं वही हमसे 70% मटेरियल ले लेते हैं। हैं। ओके। और राजेश जी एक एडिशनल सवाल जो अभी इस आंसर के लिए मैं चाहूंगा कि सर हमारा रिपीट बिजनेस कितना होगा। आपने बोला कि टॉप 10 कस्टमर्स अकाउंट फॉर 70%, तो इसमें रिपीट बिजनेस कितना होता है मोटा मोटी। ये सर मैक्सिमम हमारे रिपीट ही होते हैं, क्योंकि जो भी ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री है वो बेसिकली अपने अपने टेंडर्स बेस पे काम करती है, अपने इंफ्रा के लिए काम करती है, उन्होंने टर्नकी प्रोजेक्ट्स लिए होते हैं, उनके लिए भी वो काम करती है। तो हमारे पास रिपीट ऑर्डर्स होते हैं पार्टीज के, हमारे पास रिपीट ही काम होता है। हमारी कस्टमर रेंज बहुत ही अच्छी है, मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं वो बेसिकली मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के कस्टमर्स है जी। अच्छा, तो अभी एक बात बताइए राजेश जी, अभी FY24 तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मार्च का महीना भी हो गया है। अभी हम FY25 में उतर गए हैं। तो सर ऑन ग्राउंड आपको डिमांड कंडीशन हमारे इंडस्ट्री के लिए कैसे लग रहे हैं। अगले 2-3 साल का नजरिया अगर मैं आपको पूछूं मोटा मोटी, तो सर आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का ग्रोथ आएगा। अभी इंडिया में बातें चल रही है कि 7% का GDP ग्रोथ आएगा। अभी बजट जुलाई में आने वाला है। अनुमान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपने बोला पावर सेक्टर, इसके ऊपर बहुत सारा खर्चा गवर्नमेंट करेगी। तो ऐसे बिल्कुल माहौल सर। में सर हमारी कंपनी कैसे कैपिटलाइज करेगी अगले 2-3 साल में। सर इफ यू कैन शेयर योर आउटलुक फॉर अस। मैं बताता हूँ जी, हमारे यहाँ क्या है कि अभी तो गवर्नमेंट ने अपनी लाइट को कंप्लीट करने के लिए रीवैम्प स्कीम्स भी निकाली हुई हैं।
रिवैम्प में बेसिकली क्या किया इन्होंने कि जो पुराना इनका इंफ्रा इसे ये चेंज करेंगे, जिससे कि इनके जो लॉसेज हैं वो कम से मिनिमाइज करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉसेज बहुत ज्यादा हैं, उसे वो मिनिमाइज करने के लिए नया इंफ्रा तैयार करेगी। और जो नया इंफ्रा तैयार करेगी उसमें हमारा काफी 5 साल तक मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रिफिकेशन की जो बेसिकली ग्रोथ है, जो गवर्नमेंट भी मानती है, वो 11 से 12% की रहेगी पर एनम। तो बेसिकली ये कहना उचित होगा कि रनवे फॉर ग्रोथ राजेश जी बहुत बढ़िया है अगले 3-5 साल के लिए। बिल्कुल हमारे पास डिमांड बिल्कुल जी। बहुत है और सप्लाई का सिचुएशन है, अगर अच्छी तरह से क्वालिटी और सर्विस मेंटेन करते हैं तो ग्रोथ डेफिनेटली बढ़िया तरीके से कंटिन्यू होगा। तो बहुत ये अच्छी रहेगी जी। ठीक है। अच्छा, अब बात बताइए सर, ये इंडस्ट्री में हमने देखा है कि काफी दूसरे प्लेयर्स भी लिस्टेड है, तो ओवरऑल मार्केट में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? क्या सारे प्लेयर्स को अपना अपना काम मिल जाता है, या बेसिकली इसमें भी कैटेगराइजेशन है कि भाई बड़े प्लेयर्स को ज्यादा बिजनेस मिलता है, छोटे प्लेयर्स को थोड़ा कम मिलता है? तो सर हमारी तरफ से हमारी मार्केट में अभी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजिशनिंग क्या है? हम मार्केट में कैसे जाने जाते हैं हमारी प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए? सर इसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं बताता हूँ, हम जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज के हम लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं। बेसिकली अभी हम एमएसएमई को क्रॉस कर लेंगे, हो सकता है कि इसी साल में हम एमएसएमई लेवल को क्रॉस कर जाएं, और करेंगे ही, ये 100% है कि हम एमएसएमई लेवल को क्रॉस करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि हर एक जो भी हमारे कंपटीटर्स हैं, सबकी मशीनों का अलग अलग सिस्टम है। जो हमारी मशीनों का सिस्टम है, बेसिकली हमारी इंपोर्टेड मशीन है, तो उन मशीनों के बेस पे हमारे पास अच्छा काम है, रेगुलर काम मिलेगा, कहीं कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये मोटा मोटी मैं समझ लूँ कि काम बहुत ज्यादा है और हर एक कंपनी को, हर एक प्लेयर को अपने अपने हिसाब से धंधा मिलता है, तो ऐसी कोई शॉर्टेज या कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, राजेश बिल्कुल जी अभी प्राइसिंग के ऊपर आते हैं। हमारा प्रोडक्ट ज्यादातर इट इज लाइक अ बी टू बी प्रोडक्ट, हम बी टू बी कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। मेरे को बताइए सर, दो सवाल है। एक तो सर, हम कॉपर के प्राइसेस कैसे फैक्टर करते हैं? अभी तो हाल ही में सुन रहा है कि कॉपर के प्राइसेस काफी तेजी से घट रहे हैं, तो सर इसका आपके बिजनेस पे कुछ बेनिफिट होगा, या जो भी बेनिफिट आपको मिलता है प्राइस कट का कॉपर का, वो एनीवे आपको कस्टमर को पास थ्रू करना पड़ता है? और दूसरा, नॉर्मली जब हम एस्टेब्लिश्ड, ये जो आपके 8-10 कस्टमर है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर प्राइसिंग कैसे काम होता है? लाइक हर साल मान के चलिए कि 5% इन्फ्लेशन है, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल का खर्चा भी बढ़ता है, तो सर आपका प्राइसिंग फ्लेक्सिबल होता है या इसमें फिक्स प्राइस होती है कि आपको एक वॉल्यूम दिया जाता है, वो वॉल्यूम आपको फिक्स प्राइस पे सप्लाई करना है, तो वैसे होता है? या बेसिकली अगर मान के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अगर रॉ मटेरियल का खर्चा थोड़ा बढ़ गया तो आपको प्राइस इंक्रीज भी मिली? तो ये प्राइसिंग सर इंडस्ट्री में कैसे आप काम करते हमारे दो तरीके हैं जी काम करने के। पहला तरीका होता है कि हम किसी भी कस्टमर से काम करते हैं तो उसे हम एलएमई बेस पे बुक करते हैं। हैं? लंदन मेटल के हिसाब से रेट्स होते हैं, उसके लेवल पे हम बुक कर लेते हैं। ओके। अगर इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हिंडाल्को में अपनी एक बैंक गारंटी दी हुई है, जिससे कि हम 25 टन पर डे बुक कर सकते हैं। हम चाहें तो आज 25 टन बुक कर दें कॉपर, और फिर चाहें अगले दिन उसका मार्जिन देके 25 टन फिर हम बुक कर दें। तो अच्छा। ऐसे ही हम पार्टी से ले लेते हैं मार्जिन, और ओके। मार्जिन लेके हम आगे बुक कर देते हैं। ओके। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो गवर्नमेंट करती है, वो बेसिकली प्राइस वेरिएशन देती है, हमें पिछले महीने का रेट देती है, और उसके बाद जो भी प्राइस वेरिएशन होते हैं उसके अंदर वो हमें प्राइस वेरिएशन के पैसे दे देती है। अच्छा, मैं समझ गया, बट मेरे को एक बात बताइए राजेश जी कि नॉर्मली जब हम वर्किंग कैपिटल में अपना थोड़ा सा रॉ मटेरियल माल स्टॉक करते हैं, जैसे आपको कॉपर लगता होगा, तो जब नया ऑर्डर मिलता है तभी आप एलएमई पे रॉ मटेरियल बुक करते हो, या उसके पहले थोड़ी बहुत स्टॉकिंग करते हो? ये मेरे को जानना है। बेसिकली हमने एक अपना स्टॉक बना रखा है कि हम कॉपर इतने टन रखेंगे, जो हमने रखा हुआ है। और हम एल्यूमिनियम एक हमने बना रखा है सिस्टम कि हमारे पास लगभग 2 महीने का रॉ मटेरियल रहना चाहिए, वो अच्छा। हम स्टॉक करके रखते हैं। ओके। उसमें हमें प्लस ही होना है। एट द एंड मेटल आज हो सकता है डाउन हो, अगले साल हमें प्लस ही मिलेगा, मतलब सेवन बिल्कुल एट परसेंट की ग्रोथ उसमें मिलती ही मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये धंधे में राजेश जी कोई सीजनैलिटी होती है कि पहले 6 महीना अच्छा होता है, सेकंड हाफ उससे भी बेहतर होता है, तो कुछ सीजनैलिटी फैक्टर प्ले आउट होता है हमारे धंधे में, या 12 महीने हर एक, ऑल 12 मंथ आर मोर और लेस स्टेबल? नहीं, थोड़ा बहुत मिलता है, सीजन का बेनिफिट मिलता है, वैसे तो हमारे पास रेगुलर ही होता है काम। लेकिन दो जब बहुत ज्यादा कभी ठंड पड़ जाए, तब ज्यादा डिमांड आ जाती है, ट्रांसफार्मर्स फूकने लगते हैं, या जैसे अब गर्मी का मौसम है तो बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर्स फूके हैं, तो उस टाइम पे हमें ज्यादा काम मिलना शुरू हो जाता है। तो अच्छा। ये दो टाइम तो रहते ही रहते हैं, बिल्कुल। ज्यादा ज्यादा गर्मी पड़ना या ज्यादा सर्दी पड़ना। अच्छा। नहीं नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया राजेश।
अभी राजेश जी मेरे को बताइए सर, मोटा मोटी हमारी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा तो मुझे पता है, सभी को पता है, बट क्वालिटेटिवली सर हम कस्टमर को कैसे वैल्यू देते हैं, हम कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस देते हैं। तो इफ यू कैन शेयर 2-3 पॉइंट्स सर, क्वालिटेटिव पॉइंट्स, कि हमारा काम और हमारा प्रोडक्ट हम दूसरों से बेहतर कैसे करते हैं, अगर इसके बारे में 2-3 चीजें सर आप हमको बताएं, दैट विल बी रियली बी यूजफुल। मैं सर बताता हूँ, हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी है सारी टेस्टिंग की, हमने इन हाउस ही फैसिलिटी रखी हुई है। हमारे पास ISO है, उसके अलावा जो हमारे पास एज पर IS हम माल बेच सकते हैं। जो हमारा मटेरियल होता है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IS रखा हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड। उसके हिसाब से हमारे पास टोटल अपने पास ही टेस्टिंग लैब्स हैं, उन पे हम अपना सारा मटेरियल चेक करते हैं। और अगर हमारा कस्टमर कभी कहे हमसे कि भाई हमें चेक करवाओ, तो हम उसे हर चीज चेक करवा के दे सकते हैं अपने इन हाउस ही। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो हमारी कंपनी को काफी डिफरेंशिएट करता है और उसका फायदा हमको मिलता है। बिल्कुल जी। अच्छा राजेश जी, कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपके प्रोस्पेक्टस और प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था, हमारे करीबन 7 मेजर प्रोडक्ट्स है। तो सर अभी आप प्रमोटर हो, आप मार्केट को अच्छी तरह से जानते हो, तो सर नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, तो इसमें कोई डेवलपमेंट हो रहा है या बेसिकली आपको यही 6-7 प्रोडक्ट पे ही फोकस करना है? आपने का बोला कि नहीं, हमने कस्टमर जी। इंडस्ट्री से तो काफी डिमांड आ रही है, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट आपके ड्राइंग बोर्ड पे है जो आप लॉन्च करने वाले हो, जहाँ पे आपको लगता है कि पोटेंशियल अच्छा है? तो सर अगर हो तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ भाई साहब, हमने बेसिकली अभी 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम जो इसके अंदर फाइबर ग्लास इंसुलेशन एक होता है, जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो उस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम फाइबर ग्लास कोटिंग कर रहे हैं। दूसरा हम जो करेंगे वो बेसिकली टिन्ड कॉपर करेंगे। टिनिंग कॉपर में क्या है कि आजकल सोलर सिस्टम में लग रहा है ये, तो हम सोलर वालों को भी कांटेक्ट में हैं, और ऑलरेडी हमारी 1-2 जगह जा भी रहा है मटेरियल। हम इसको लार्ज स्केल पे लाने की सोच रहे हैं कि जी। सोलर के अंदर जो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको हम और बढ़ाएं अपने यहाँ। और थर्ड हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो बेसिकली हम ऑटो इंडस्ट्री में भी चाह रहे हैं, क्योंकि अच्छा। हमारे पास बेसिक चीजें सभी हैं। हम अच्छा। बेसिक तो ऑलरेडी बना ही रहे हैं, वायर को ड्रॉ कर रहे हैं, वायर को अनील्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो 60% प्रोसेस है वो ऑलरेडी इन हैंड है हमारी फैक्ट्री में ही। अगर हम 40% और इसके अंदर हम लाते हैं, तो हम ऑटो इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, बिल्कुल। जो हमारा अगला टारगेट रहेगा कि हम ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी हार्नेस वगैरह, या ईवी की जो गाड़ियां उनके लिए भी हार्नेस वगैरह हम प्रोवाइड करें। बिल्कुल। तो मोटा मोटी राजेश जी, ये मान के चले कि सर कम से कम अगले साल 1.5 साल में होपफुली ये जो 2-3 प्रोडक्ट है जो आप बता रहे हो काफी इंटरेस्टिंग है, ये मार्केट में उतरेंगे और आप कंपनी से सप्लाई करेंगे, ऐसा अनुमान ये शायद समझना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी, और हम 100% इसे अचीव करेंगे। बिल्कुल सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अनुज जी आपको सवाल पूछता हूँ, आपको थोड़ा इंतजार किया मैंने। तो अनुज जी थोड़ा सा फिनेंशियल्स के बारे में मुझे समझाइए सर। बहुत ही बेहतरीन नंबर आपके कंपनी के FY 24 के लिए आए हैं सर। रेवेन्यू बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ गया है। तो सर पहले एक बात बताइए सर, ऐसा क्या हो गया इस साल में कि प्रॉफिटेबिलिटी करीबन 2.84 करोड़ से 6.4 करोड़ हो गई, रेवेन्यू भी बढ़ गया? और आने वाला साल, अभी तो FY 24 खत्म हो चुका है, विदाउट पुटिंग अ नंबर, क्योंकि हम सर सारे कंप्लायंस फॉलो करते हैं, तो विदाउट गिविंग अ नंबर सर, व्हाट कुड बी द डिमांड आउटलुक? आई मीन थोड़ा बहुत आप आंसर करिए, फिर राजेश जी आप भी बताइए कि अगले साल So, बिल्कुल। कैसे रहेगा, बताइए। so basically in the past few years we have seen a consistent growth. हमारा consistently grow ही कर रहा है business, and इसमें जो हमारा major reason रहा in the last year कि हमने मतलब we had good numbers. So that was because एक तो हमने अपने margins increase किए by expanding our products. Basically हम thin wires जो होती हैं thin sizes, उनमें margins हमें better मिलते हैं, तो हमने अच्छा। उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग अब स्टार्ट कर ली है। अब हम थिन साइजेस भी बना रहे हैं। एंड सेकेंडली हमने एक चीज़ और करी, हमने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज किया है। सो हमने अपनी प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 40% तो प्रोडक्शन ही इंक्रीज करी थी, एंड थिन साइजेस की वजह से हमारे मार्जिन भी इंक्रीज हुए। सो दीज वर द टू मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टूवर्ड्स द डिफरेंस दैट यू सी इन FY 23 एंड FY 24। ओके, समझ। राजेश जी अभी अगले साल का डिमांड आउटलुक सर, विदाउट पुटिंग नंबर, क्योंकि नंबर तो मैं आपको पूछूंगा नहीं, बट फिर भी सर ओवरऑल डिमांड सिनेरियो क्या लग रहा है? कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं? ग्राउंड लेवल पे क्या सिग्नल मिल रहे हैं? इसके बारे में जरा जरा बताइए। सर हमें हमारे पास कस्टमर्स की तो अभी भी टचवुड काफ़ी अच्छी डिमांड्स रहती हैं और रेगुलर रहेंगी, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी,
हमारी मतलब कस्टमर को जो हम बोलते हैं वो इन टाइम डिलीवरी कर देना, हमारी एक कस्टमर्स के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप है। आज जब से हमारी कंपनियां हैं, इसमें हमारे जो मेजर 5-6 कस्टमर्स हैं, आप ये सोचिए इसमें से मतलब अगर 6 लोग हैं या 10 लोग हैं, इसमें से 6 लोग जो हमारे पास ऐसे हैं जो हमने जब जर्नी स्टार्ट की तब से हमारे साथ हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमसे शुरू से जुड़े हुए लोग आज तक हमारे साथ हैं। तो हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे वो लोग भी ग्रो करेंगे, और वो ग्रो करेंगे तो सर हम भी ग्रो करेंगे। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपको आपको सुनने के लिए कि पीपल मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से आपसे आपके साइड साइड से हो रहा है। राजेश जी, अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कंपनी कैपिटल मार्केट हिट कर रही है, तो मुझे बताइए सर, मोटा मोटी ब्रॉडली हम कितना पैसा उठा रहे हैं और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कंपनी पैसा उठा रही है, किस किस चीजों के लिए यूज किया जाए? जो हमारी कंपनी उठा रही है बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए उठा रही है। उसमें से 20% हो सकता है हम इंफ्रा पे लगाएं। मैक्सिमम हमारे जो है वो हमने सारा का सारा मतलब वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना है, क्योंकि हम इससे अपनी प्रोडक्ट रेंज और बढ़ा रहे हैं। तो जो हम प्रोडक्ट रेंज बढ़ाएंगे उससे हम उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, और प्रोडक्ट रेंज से ही हमारा मार्जिन और बढ़ेगा। समझ गया। अच्छा अनुज जी, अभी वर्किंग कैपिटल की बात हुई है, तो इफ यू कुड टेल मी व्हाट इज द ब्रॉड वर्किंग कैपिटल cycle, right from the time the inventory is stored, you supply it to the customer, and then the customer pays you. So typically what is the working capital cycle in our industry? So currently जो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल चल रहा है दैट इज अबाउट 110 days, बट दिस इज मतलब दिस वाज फॉर द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी अगर हम करंटली देखें तो वी आर लुकिंग एट लीस्ट 18 to 20% डिप इन दिस, Okay. which is a very good thing for our company. So basically, if please correct me if I'm wrong, but basically what you are trying to tell me is that once you get working capital funds, not only the cost of funds will come down, but basically the quantum of working capital which you currently take from external sources, that will reduce. So most of the money will be internally generated for you, right? Yeah. तो बेसिकली राजेश जी, अभी मेरे को पता ही है सर, मोटा मोटी सर, अभी तो आपने बोला ट्रांसफॉर्मर हमारे लिए बड़ा सेगमेंट है, बट इसके अलावा सर थोड़ा सा आपके बिजनेस को समझने के लिए मुझे बताइए कि ट्रांसफॉर्मर के अलावा पावर, ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बट उसके अलावा अभी आप बोल रहे हैं ऑटो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो ऐसे कौन से 2-3 सेक्टर्स होंगे जहां पे आपको लगता है कि अगले 2-3 साल में आपको ट्रांसफॉर्मर जैसी डिमांड काफी अच्छी आएगी? क्योंकि हम काफी ट्रांसफॉर्मर कंपनी से बात करते हैं, तो डिमांड तो सही में आपने जैसे कहा कि बहुत बढ़िया आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर कंपनीज आर रनिंग ऑन फुल कैपेसिटी। तो इसके अलावा सर कोई ऐसे पॉकेट्स आपने आइडेंटिफाई किया? अभी आपने ऑटो बोला, बट अगले 2-3 साल में ऐसा कौन सा 2-3 सेक्टर होंगे जहां पे हमको लग रहा है कि हमारी बिजनेस और भी तेजी से बढ़ सकती है? और इसको एक एडिशनल क्वेश्चन पूछूंगा सर, हमने कभी सोचा है एक्सपोर्ट करने के लिए? हम डोमेस्टिक मार्केट में तो केटर हाँ, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बट हमारे एक्सपोर्ट के दिमाग बारे में में है जी, बताइए। हम एक्सपोर्ट हाँ बोलिए। बिल्कुल हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। और बेसिकली जो हम अभी फाइबर ग्लास इंसुलेशन बना रहे हैं, हाँ ये जितनी भी बड़ी मील लगेंगी, जो लोहे को बनाने वाली मील है, उनको स्क्रैप को ये उठाने लिफ्ट करने के लिए इसमें मैग्नेट लगाए जाते हैं। तो जो मैग्नेटिक सिस्टम है ये हमारी तार से ही बनेगा। तो ये सारा का सारा मैग्नेटिक सिस्टम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अब जो भी आपने लोहा उठाना है उसको पिक करना है बेसिकली, हाँ वो सारा का सारा उसी से चलेगा। तो बड़ी बड़ी मील के अंदर अब हमारा ही प्रोडक्ट ये लगना ही लगना है जी, रेगुलर बेसिस पे लगना है। बिल्कुल। और ये उसके अलावा सारे, हमारा है जी सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री आपको पता ही है इस टाइम बिल्कुल काफी अच्छी ग्रोथ उस पे है। तो बिल्कुल सोलर इंडस्ट्री में हम जा ही रहे हैं। जो हम टिन वायर बना रहे हैं वो बेसिकली सोलर इंडस्ट्री के काम की ही चीज है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए राजेश जी, अभी आपने बताया कि सोलर है, ट्रांसफार्मर है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये नया प्रोडक्ट आपका फाइबर ग्लास वाला चलेगा। सर अभी हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लांट की कितनी है? और ये जो प्लांट अभी हमारे पास है, आप बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत कैपेक्स के लिए भी हम पैसा लगाएंगे, लेकिन ये प्लांट हमको कितना 100% तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? यानी कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगले साल 1.5 साल क्या हम यही प्लांट से रेवेन्यू निकाल सकते हैं, या हमको कोई नई फैसिलिटी या नया एक्सपेंशन करना पड़ेगा? अभी फिलहाल तो हमें एक्सपेंशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई छोटी मोटी एक्सपेंशन होगी वही करेंगे हम। अदरवाइज जो बड़ी हमारी मशीनें हैं जिसपे हम काम ले रहे हैं, वो हम 50 to 60% हम यूज कर रहे हैं। अभी 40% से लेकर मतलब 45 और 40% के लगभग हमारे पास है जगह, जिससे कि हम इसे यूटिलाइज कर लें। तो उसका मतलब राजेश जी, जो हम फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए जगह काफी है, यानी वही प्लांट और वही कैपेसिटी से आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हो,
मार्जिन में भी इजाफा होगा, तो अच्छी बात है। तो उसका मतलब बिल्कुल ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए भी जगह काफी है। अच्छा राजेश जी, नाउ अभी बिल्कुल। एक बात बताइए सर, हमारी कंपनी कैपिटल मार्केट को हिट कर रही है। आपने पहले से ये कंपनी खड़ी कर दी आपकी मेहनत से, अभी तो नए इन्वेस्टर्स भी आपके ग्रोथ जर्नी में ज्वाइन करेंगे। सर कोई भी इन्वेस्टर होता है वो ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट में पैसा इसलिए लगाता है क्योंकि उसकी पूंजी बढ़े। सर एज अ प्रमोटर आप ये निवेशकों को क्या मैसेज देना चाहोगे अगले 3-4 सालों में? आप उनको कैसे रिवॉर्ड करोगे सर? इफ यू कैन गिव अ स्मॉल मैसेज। सर दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, जो भी हमारे कंपनी के शेयर होल्डिंग लेंगे उनको बेटर रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है और हमारा टीम वर्क इतना अच्छा है कि मुझे उम्मीद है जो हमने 20 साल में कभी डिप नहीं मारा, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। हम और ग्रो ही करते रहेंगे रेगुलर नहीं बेसिस पे। बिल्कुल। अच्छा राजेश जी, अभी दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, मुझे बताइए सर, आपने कंपनी शुरू कर दी, अभी तो आप प्रमोटर एमडी है, लेकिन आपका जो फंक्शनल एरिया है वो बताइए। और सर हमारी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? मोटा मोटी थोड़ा सा प्रोफाइल बताइए कि आप कौन से एरियाज देखते हो, बिजनेस डेवलपमेंट, नए क्लाइंट्स, दूसरे जो एरियाज है, फाइनेंस है या मार्केटिंग है, उसके लिए कौन कौन है? अगर टीम साइज के बारे में थोड़ी सी अगर आप जानकारी दो तो हमको थोड़ा सा आपके प्रोफाइल के बारे में पता अच्छा चले। सर हमारे पास एक्चुअली क्या है, बेसिकली टीम में हमारे पास रिवेन्यू के लिए तो लड़के हैं, जो हमारे CS हैं, CA हैं, वो तो रेगुलर बेसिस पे हैं ही। लेकिन कस्टमर से एक बार मेरी मीटिंग होनी जरूरी होती है, जो मैं रेगुलर करता ही हूँ। अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे 1-2 बार मीटिंग करना मेरी रेगुलर प्रैक्टिस में भी है, कि मैं अपने कस्टमर्स को जानूं और उसके बाद मैं उनसे रेगुलर बिजनेस करूं। तो और हमारे पास जो टीम वर्क है वो इतना अच्छा है कि हमें रेगुलर बेसिस पे कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। स्ट्रेंथ की जहां तक बात है, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 100 से 125 लोगों का स्टाफ है। अच्छा ओके, ठीक है, बढ़िया। राजेश जी, अभी लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है सर, हमारे धंधे में एक बात करिए, कोई भी धंधे में बात करिए, तो थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है। कोविड को छोड़ दीजिए, कोविड तो ऐसा टाइम था जब सारे लोगों को इसका असर देखने को मिला। लेकिन सर हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इज इट बेसिकली द रॉ मटेरियल रिस्क, और इज इट बेसिकली द क्वालिटी और द एग्जीक्यूशन रिस्क? सर हमारे धंधे में मेन रिस्क क्या है जो आप इतने सालों से बिजनेस मैनेज कर रहे हो? और सर ये रिस्क आपने अभी तक कैसे मैनेज किया है सक्सेसफुली, ये जरा हमको बताइए। सर जहां तक बात है कोविड वाले टाइम की, वहां पर भी हमें रिस्क नहीं था, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्ट है वो एसेंशियल आइटम में आता है। अच्छा। अगर हम उस टाइम पे भी हमारी फैक्ट्री को ये बोला गया था कि आपको रेगुलर बेसिस पे चलानी है, जो कि हमने चलाई। हमने कोविड पीरियड में भी केवल पहले 10 दिन में हम बंद रहे, उसके बाद हमें DM से ऑर्डर थे कि हमें रेगुलर इसको चलाना है, और हमने कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी फैक्ट्री को रेगुलर चलाया। और हमें इसका कोविड का कोई असर नहीं आया, क्योंकि एसेंशियल आइटम होने की वजह से। सेकेंडली, हमारे पास जो सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम हमारा ऑलरेडी जनरेटेड है कि हमें लॉसेस के पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि हम LME बेस्ड काम करते हैं, हम उसमें बुकिंग कर लेते हैं। तो बुकिंग करने के बाद हमारा कहीं भी लॉस होने के कोई चांस ही नहीं होते। अगर हम खुद से कोई रिस्क लेना चाहें तो वो एक अलग चीज है, लेकिन हम लेते नहीं, क्योंकि हमारी सारी टीम पहले डिसाइड करती है कि हमें ये काम करना है, और वो टीम डिसाइड होने के बाद ही हम कोई काम लेते हैं या हम अच्छा, आगे ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हमने लॉस के पॉइंट्स को पहले ही बंद सही कर रखा है कि हमने जाना ही नहीं है उस तरफ। बिल्कुल। आई थिंक बहुत अच्छा लगा राजेश जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझाया है कंपनी के बारे में, जो बहुत अच्छी जानकारी है। तो मेरी तरफ से सर आपको, अनुज जी, आपको, मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत बेस्ट विशेज, और सर आपके पब्लिक इशू के लिए भी बेस्ट विशेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर।